हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट आ चुका है आपके कहे अनुसार इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का। फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट अगर आपने देखना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पे विजिट करें अभी के अभी। और हमने जो फोकस बैच स्टार्ट किया है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, एंड टर्म के लिए, वो आप ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे विजिट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वो मिल जाएगा, और ना मिले तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट फॉरेस्ट्री का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राउन है। जैसे मैंने बताया था फॉरेस्ट्री के लेक्चर्स में कि क्राउन का क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके 4 टाइप्स होते हैं। ओके, पहला जो है फ्रेंड्स वो है डोमिनेंट ट्री, जैसा आप देख पा रहे हैं। सेकंड है को डोमिनेंट, फिर है इंटरमीडिएट ट्री, और फिर है सप्रेस्ड ट्री। देखिए फ्रेंड्स, तीनों एक दूसरे से अलग है, चारों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, कैसे अलग है वो आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, पहला डोमिनेंट ट्री। फ्रेंड्स, डोमिनेंट ट्री जो होते हैं ना, वो कैनोपी में अ, ऊपर, सबसे ऊपर वाले लेवल पे रहते हैं। ठीक है, पूरे क्राउन में। ओके, ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इनका जो हाइट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, फॉरेस्ट में आपने बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे जिनका हाइट लंबा, कुछ का उससे छोटा, कुछ का उससे छोटा, कुछ उससे छोटा। तो उसी कैरेक्टर को आप इमेजिन कीजिए, उसी हिसाब से मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वो ट्री हैं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो सबसे लंबे होते हैं। ओके, और इनका जो हाइट होता है बाकी सब ट्रीज के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है पूरे फॉरेस्ट में, और इसलिए इनको डोमिनेंट ट्री कहा जाता है। और एक और कारण ये है फ्रेंड्स कि ये जो है फुल लाइट रिसीव करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये जब सबसे ज़्यादा लंबे हैं तो सबसे पहले लाइट जो है इन्हीं के पास आएगा। ठीक है, इनके टॉप पे। ओके, और जो साइड से लाइट आता है ना फ्रेंड्स, वो भी इनको मिलता है, क्योंकि ये सबसे लंबे है तो साइड से भी इनको लाइट प्रॉपरली, फ्रॉम साइड्स लाइट इनको मिलता है। ओके, डोमिनेंट ट्री का ये कैरेक्टर है, ये आप डिफिनेशन में लिख सकते हो। फ्रेंड्स, सेकंड आते हैं आपका को डोमिनेंट ट्री में। फ्रेंड्स, को डोमिनेंट ट्री में क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये भी जनरल लेवल पे ही आता है, जनरल लेवल के ही ट्रीज है पूरे क्राउन सिस्टम में, और इनका कैनोपी बहुत जनरल होता है। लेकिन ये डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट ट्री जो होता है ना, उससे कुछ छोटे होते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए ना कि अगर आपका एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, जंगल में बहुत बड़ा पेड़ है, एक पेड़ होगा जो उससे छोटा होगा, ठीक है, और एक पेज होगा उससे छोटा होगा, और एक पेज होगा एकदम सरफेस के पास होगा, सबसे छोटा होगा। तो फ्रेंड, इसको हम डोमिनेंट ट्री कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है। उससे छोटा उसका को डोमिनेंट ट्री कहते हैं, और जो उससे छोटा उसका इंटरमीडिएट, और एकदम जो खत्म होता है, बहुत सरफेस के पास होता है, उसको कहते हैं सप्रेस ट्री, सप्रेस ट्रीज। ओके, ऐसे ही कैरेक्टराइज किया गया है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्राउन्स को। तो फ्रेंड्स, चलिए कॉर्ड डोमिनेंट ट्री के बारे में कुछ जाने। जैसे मैंने बताया कि ये डोमिनेंट ट्री से छोटे होते हैं। ओके, और ये ट्री जो होता है ना फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट लाइट रिसीव करते हैं ऊपर से, और साइड से कम लाइट रिसीव करते हैं, एक बिल्कुल नहीं करते हैं। ओके, इन कंपैरिजन टू डोमिनेंट ट्री, ये कम लाइट रिसीव करते हैं साइड से, और ऊपर से तो पूरा ही करते हैं, क्योंकि छोटे, थोड़े से छोटे होते हैं डोमिनेंट ट्री से, ज़्यादा वैरी नहीं करता इनका हाइट। आते हैं फ्रेंड्स आपके इंटरमीडिएट ट्री में। इंटरमीडिएट ट्री में क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका सब ऑर्डिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है किसी भी क्राउन में। ओके, एक कैनोपी का। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये जो लाइट, ये है ना, जब लाइट रिसीव करता है सनलाइट से, वो कुछ करता है, सम मतलब बहुत कम अमाउंट में करता है। ठीक है, ऊपर के तरफ से। हाँ, और साइड से एकदम लाइट नहीं मिलता है इसको। क्राउन कोडोमिनेंट में क्या था कि कुछ लाइट मिल रहा था उसको साइड से, लेकिन इंटरमीडिएट में बिल्कुल नहीं मिलता है साइड से, सिर्फ ऊपर से मिलता है। ओके, एक और बात फ्रेंड्स, इनका जो क्राउन होता है वो जनरली नैरो होता है, यानी कि तिरछा होता है। ठीक है, या आप वन साइडेड ही बोल सकते हो इसको, और छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, डोमिनेंट और को डोमिनेंट ट्री में कंपैरिजन में। ओके, आते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सप्रेस ट्री में। फ्रेंड्स, सप्रेस ट्री में क्या होता है, ये छोटे होते हैं, आप ये कह सकते हो सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, ट्रीज होते हैं पूरे क्राउन क्लासिफिकेशन में। ओके, और इनका कैनोपी भी बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे मैं बताया कि सरफेस से ये ज्यादा
ऊपर नहीं रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, क्योंकि इनका नाम ही जैसा आप पता है सप्रेस यानी कि दबा हुआ। तो फ्रेंड्स इनके पास जो लाइट रिसीव होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है, ना के बराबर लाइट रिसीव होता है, क्योंकि इनका जो क्राउन होता है ना वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, स्पेड होता है यानी कि झुका हुआ रहता है, और नैरो रहता है, वन साइडेड एक तरफ से। तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, को नो लाइट, एकदम बिल्कुल लाइट रिसीव नहीं होती है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके क्लासिफिकेशन किसके, क्राउन के। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे लेक्चर विजिट कर सकते हो क्राउन क्लासिफिकेशन का। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो गुड, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बस हाईलाइट कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस को। आप अपनी नोटबुक में जरूर इसको मेंशन करें, जिसको आपको एग्जामिनेशन से जस्ट कुछ मिनट पहले देखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है अपना वीड्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स वीड्स तो आप जानते हैं क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। वो प्लांट जो हम को मेन फील्ड पे नहीं चाहिए होता है उसको हम वीड्स कहते हैं, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। फ्रेंड्स पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये कह रहा है कि फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि कैसे उसको आप पहचान सकते हो, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ओके। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है फ्रेंड्स कि ये जो है ना बहुत जल्दी जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, इसके जो सीडलिंग्स है वो बहुत जल्दी जर्मिनेट कर जाते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इनका जो फ्लावरिंग का टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी होता है, मतलब उगते हैं, फ्लावर देते हैं और फिर मैच्योर हो जाते हैं, ओके, और फिर ये क्रॉप अहेड मतलब आगे बढ़ता है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि ये यूजफुल नहीं होते हैं, अनयूजफुल होते हैं, अनवांटेड होते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं होती, और अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब जहां नहीं उगना चाहिए वहीं ये उग जाते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये कह रहा है कि जितने क्रॉप्स होते हैं फ्रेंड्स वो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि मेन फील्ड में जहां पे आपने वीट या फिर राइस को उगाया है वहां पे अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो वह उस लैंड का न्यूट्रिशन ये ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, अफेक्टेड हो जाएगा वो, इसलिए ये हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, ओके, कैटल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि पॉइजनस भी होते हैं, बहुत सारे वीट्स पॉइजनस होते हैं, जो अगर हार्वेस्टिंग के टाइम अगर आपके मेन क्रॉप से मिल गए, मिक्स हो गए किसी भी तरह, तो ये ह्यूमन बींग या कैटल को या फिर आपके क्रॉप्स को इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है ना कि ये एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, इनका ऐसा कैरेक्टर है, ओके, और सर्व जी भी सकते हैं। मान लीजिए अगर इनको कम पानी मिला और मौसम ठीक नहीं भी रहा तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये है, ये बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिलिक होते हैं। इस टर्म का मैं मतलब बताऊंगा, पहले मैं पूरा डिफाइन कर दूं। फ्रेंड्स ये प्रोलिफिलिक होते हैं और इनका बहुत ही ज्यादा हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है, यानी कि ये जैसे ही ग्राउंड से सीडलिंग का जैसे ही ग्राउंड पड़ता है, ये जैसे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड में, वैसे ही तुरंत फ्लावरिंग करते हैं, तुरंत फ्रूटिंग नहीं, तुरंत फ्लावरिंग करते हैं, तुरंत मैच्योर हो जाते हैं और तुरंत मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है, इसलिए इनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ओके। हाँ मैं बता दूं प्रोलिफिक। फ्रेंड्स प्रोलिफिक का मतलब होता है आपका वो गुण जो इनमें पहले से ही इनहिबिट है, ठीक है, उसको प्रोलिफिक कहते हैं, प्लीज इस टर्म का ध्यान रखें। फ्रेंड्स सेवन पॉइंट पे आता है, वो ये है कि इनका जो वर्नेबिलिटी होता है ना इस सीड का, इस वीट का जो सीड होता है उसका जो वर्नरेबिलिटी होता है यानी कि कैपेबिलिटी जो होता है वो इंटरैक्ट करता है, रिमेन इंटरैक्ट रहता है, इवन इफ उसके बावजूद भी ये डीपली सॉइल में बर्न हो जाता है, यानी कि डीपली सॉइल में घुस जाता है, ठीक है। इनका जो सीडलिंग करने का जो क्षमता होता है वो बहुत कम होता है, फिर भी ये ग्रो कर जाता है किसी भी पर्टिकुलर सील या सॉइल में, यह इस पॉइंट का कहना है। फ्रेंड्स आठवां पॉइंट पे आता है, आठवां पॉइंट ये कह रहा है कि इनका एक जैसे इनका स्पेशल स्ट्रक्चर है, जैसे विंग्स हो गया वीट्स के, स्पाइंस हो गए, हुक्स हो गए, स्ट्रिक्टली हेयर्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सब जितने भी इसके स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वो इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं
इसको लॉन्ग डिस्टेंस है। मतलब अगर आपने अगर आप पर्टिकुलर किसी भी वीट का विंग्स, स्पिन्स, हुक्स, स्टिकली हेयर्स एक्सेट्रा अगर आप ये सब पहचानते हो तो आप दूर से भी उसको देख के बता सकते हो यार ये तो वीट है। ठीक है, इसका 8वां कैरेक्टर ये है। अब आते हैं फ्रेंड्स 9th कैरेक्टर, वो ये है कि बहुत सारे जो वीड्स होता है ना फ्रेंड्स, लाइक जैसे डॉब हो गया, वेजिटेबली प्रोपोगेट करते हैं वो, ठीक है, और वो बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड कर जाते हैं पूरे फील्ड में, ओवर द फील्ड। ओके, अगर एडवर्स कंडीशन हुआ तब भी, एडवर्स कंडीशन मतलब न्यूट्रिशन नहीं है सॉइल में, क्लाइमेटिक ठीक नहीं है उसको ग्रो करने के लिए, या ग्रो करने के बाद उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसके बाद ऐसे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो एडवर्स कंडीशन में भी वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको समझ में आया तो गुड, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में, जैसे मैंने बताया, कमेंट कर सकते हो पूछने के लिए। आते हैं फ्रेंड्स कल्चरल मेथड्स ऑफ वीट्स में। फ्रेंड्स कल्चरल मेथड ऑफ वीट्स क्या होता है कि उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको ये करना पड़ता है। पहला है आपका लैंड प्रिपरेशन एंड लेवलिंग, मतलब कि लैंड को आपको लेबल करना है। ठीक है, उस समय अगर आपको किसी भी वीड्स का कल्टीवेशन दिखा तो उस समय बोल रहे थे फ्रेंड्स कि लैंड प्रिपरेशन एंड लेवलिंग का मतलब है, ये वो सिचुएशन होता है, मान लीजिए कि आपका सीड उग गया, ओके, और आपका सीड जो है, जो वीड है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका सीड जो है जर्मिनेट हो चुका है, अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर लिया है। अगर उस समय आपने जब आप लेवलिंग करते हो, टिलेज जब करते हो, टिलेज या टिल्थ करते हो, उस समय का बात हो रहा है, तो उस समय अगर आपने इसको उखाड़ के नहीं फेंका या फिर वहीं रहने दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है आपका मेन क्रॉप को। तो ये एक कल्चरल प्रोसेस है जिसमें हम वीड्स को निकाल के फेंक देते हैं। ओके, सेकंड आता है फ्रेंड्स, नंबरिंग पे ध्यान दीजिएगा, कुछ नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया। फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है आपका रिड्यूस वीड एनर्जी इनटू फील्ड्स। ओके, आपको जब वीड्स है ना उसको पूरे के पूरे फील्ड से निकाल देना है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जिससे आप वो पॉइंट को अगर आप अपने आंसर में मेंशन करोगे तो गुड होगा, अच्छी बात होगी। पहला पॉइंट यह है कि फ्रेंड्स आपको क्लीन और गुड क्वालिटी ऑफ सीड यूज करना है ताकि उसमें वीट का सीड ना आ जाए। ठीक है, मतलब साफ सुथरा काम करना है। सेकंड पॉइंट यह है कि आपको जितने भी सीडलिंग नर्सरीज हैं उसको फ्री रखना है, किससे, वीट से, ताकि इस बात का ध्यान रखें कि वीट जो है ना फ्रेंड्स उस नर्सरी में वो गलती से भी राइस के सीडलिंग के साथ मिक्स ना हो जाए या प्लांटेड ना रहे। ठीक है, आपको पता होगा तो बहुत सारे एक ऐसे सीड्स भी होते हैं जो नकल होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रॉप के। तो ऐसे वीट्स अगर वहां पे ग्रो कर जाए तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वीट कौन सा है, असली वीट कौन सा है, और आपका मेन क्रॉप कौन सा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीट्स आ गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स आपको कि इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन चैनल आपको बना के रखना है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड्स में। ओके, जो कि वीड से फ्री हो, वहां पे बाउंडेशन ना हो। ओके, ताकि आपके वीड से जो सीड्स है वो उसमें इंक्लूड ना हो और वो बचे रहें। साथ ही साथ आपके जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो फील्ड में इंटर ना हो। ठीक है, इस बात का आप खास कर ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट यह है कि फ्रेंड्स आपको जो इक्विपमेंट आप यूज करोगे, ठीक है, फील्ड या क्रॉप के कंटामिनेशन या प्रिवेंशन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, यानी कि हाइजीनिक, यानी कि साफ होना चाहिए, ताकि कोई भी वीड उसको ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। ओके, आते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट पर, वो ये है कि आपको क्रॉप को रोटेट करते रहना है एक पर्टिकुलर वीट के हार्वेस्टिंग के बाद। वीट का बात कर रहा हूं, आपका मेन क्रॉप का बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि जब आप वीट को वहां से हटाते हो तो वहां पे मिट्टी रख दो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ताकि वहां का सॉइल जो है वो ज्यादा इफेक्ट ना करे आपके मेन क्रॉप को। ठीक है, देखिए पांचवा पॉइंट सिंपली ये कह रहा है कि आप जब किसी भी, मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका मेन क्रॉप ग्रो कर गया, ओके, लेकिन आसपास वीड्स है, तो जब आप वीड्स, अब स्पेशली कुछ कुछ जगह पे वीड्स है, स्पेशली अगर उस जगह के आप वीड्स को निकाल रहे हो तो वहाँ का सॉइल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो वहाँ पे आप या तो मिट्टी डाल दो या फिर कुछ ऐसा चीज़ डाल दो जिसकी वजह से आपका सॉइल जो मेन क्रॉप है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पर, जो है आपका फैलो मैनेजमेंट, यानी कि आप वीड्स को डायरेक्टली किल कर दो। ठीक है, ये एक कल्चरल मेथड है
और उस पर्टिकुलर फील्ड में एग्जाम्पल टिलेज का आप मदद ले सकते हो, यानी कि क्रॉप इस्टेब्लिश करने से पहले आप जो प्रोसेस करते हो उसको टिलेज कहते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा उस वीट का, सीड सेट नहीं हो पाएगा, बिल्डिंग अप नहीं हो पाएंगे उस सीड के उस पर्टिकुलर सॉइल में, ताकि आपका मेन क्रॉप सुरक्षित रहे फ्यूचर के लिए। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वो है आपका क्रॉप वीट कंपटीशन। क्रॉप वीट कंपटीशन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आप कोई भी एक ऐसा वीट वेराइटी, कंपेटिटिव वेराइटी ला के स्टैब्लिश कर दो ना, जिसकी वजह से आपका जो क्या कह सकते हो आप, ट्रांसप्लांटिंग जो कीजिएगा ना, जो मेन क्रॉप का ट्रांसप्लांटिंग कीजिएगा, वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है। आपको बेनिफिट करे, ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट, उसको बेनिफिट दे, ठीक है। वो वीड आपके मेन क्रॉप को बेनिफिट दे, ज़्यादा इफेक्ट ना करे, इस पॉइंट में यही कहा गया है, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी सीड को, विग्रस सीड को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो एक बहुत अच्छा कंपीट वीड्स बनेगा अर्ली स्टेजेस के लिए। ओके, इट्स ऑल अबाउट दैट। आते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट पे, वो ये है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर मैनेजमेंट अगर आप ठीक से करते हैं तो आप वीड्स को बेस्ट तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, बहुत सारे वीड्स हैं फ्रेंड जो आपके फ्लड कंडीशन में या फिर अंडर फ्लड कंडीशन वो जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो अगर आप वीड मैनेजमेंट यानी कि वाटर मैनेजमेंट का अगर ध्यान रखोगे तो आपका वीड ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स है जो आपके कल्चरल मेथड्स में आते हैं, ओके, वीड्स कंट्रोल के। इस बातों का आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्क्स कितने हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो आप उसके हिसाब से ही लिखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा मत मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है अपना मैकेनिकल मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल। अलग अलग मेथड्स जिसकी वजह से हम वीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो कल्चरल मेथड था, मतलब कि बिना किसी इक्विपमेंट का यूज़ किए आप वो मेथड्स कर सकते हो। कल्चरल मेथड का मतलब ये हुआ जो हमारे पुराने पिछले रिलीजियस माता पिता या फिर ग्रैंडफादर ने सिखाया है, उसको कल्चरल मेथड्स होते हैं। मैकेनिकल मेथड जो आज के समय का है, जिसमें हम इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं स्पेशली, उसको हम मैकेनिकल मेथड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल 8 मैंने इंक्लूड किए हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर, जैसे मैंने बताया आपका कितना मार्क्स है, क्वेश्चन कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कीजिएगा। मैंने पूरे 8 बताए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, पहला है आपका हैंड पुलिंग। ओके, हैंड पुलिंग में क्या होता है, एक सिंपल मेथड है फ्रेंड्स, कि आप क्या करते हो, वीट्स को पकड़ते हो, किसी इक्विपमेंट का यूज़ करके उस वीट को वहाँ से हटा देते हो। डिफिनेशन में भी कर रहा है, इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, वीट को रिमूव कर देते हैं हाथ के द्वारा, मतलब उखाड़ देते हैं उस पर्टिकुलर जगह से, या उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उसको वहाँ से काट दिया जाता है। ओके, हैंड पुलिंग में ये किया जाता है। सेकंड पॉइंट्स आपका होइंग है फ्रेंड्स। इसमें क्या करता है, हम क्या करते हैं कि हम होइंग में क्या करते हैं ना, कि अपने क्या कर सकते हो आप, इक्विपमेंट से, आपने जैसे कोदाल देखा होगा, उसके मदद से आप उस वीट को अगर निकालते हो मेन क्रॉप के फील्ड से, उसको हम होइंग कहते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन एफर्ट और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं। ओके, आते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पे, जो है आपका मोविंग। मोविंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो हो जो भी आपका लूजिंग पीस होगा ग्रास का, उसको हम मोविंग करते हैं। मतलब कि ऐसा जगह होता है ना कि आप कुछ ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट करते हो, तो जो पर्टिकुलर वीड है वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत नम होता है, तो निकालने में या फिर वो अपने आप निकल जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो वीड। तो मोविंग उसी को कहते हैं लूज पीस, यानी कि वो किसी भी ग्रास का लूज पीस जो होता है ना, उसके रिजल्ट को या उसी को मोविंग कहते हैं। ओके, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट में, जो है आपका मोविंग, फ्लडिंग, सॉरी, फ्लडिंग कुछ नहीं है फ्रेंड, जैसा टर्म है वैसा ही। अगर आप बाढ़ ले आते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे आपका वीड है, ठीक है, नो डाउट आपका मेन फील्ड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उससे, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर नहीं हो रहा है तो अगर आप, या फिर आपने उस मेन फील्ड में वीट या राइस इस्टेब्लिश करना है या फिर कोई भी क्रॉप इस्टेब्लिश करना है, उससे पहले अगर आप कर रहे हो तो गुड। अगर आप फ्लड ले आते हो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी का यूजेस, उसकी वजह से क्या होगा कि वीड अपने आप वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। या
उसी जगह आप अप्लाई करें जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो नॉर्मली। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, वो है अपना मिल्चिंग। मिल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड जिसमें क्या करते हैं हम, जो ओपन सरफेस होता है ना, ओपन सरफेस जो होता है ग्राउंड का, उसको क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल मटेरियल से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड जिसमें हम जो ओपन सरफेस है ना उसको पूरी तरह से कवर कर देते हैं ग्राउंड का। ठीक है, एक लेयर की मदद से, किसी एक्सटर्नल मटेरियल की मदद से, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वीड है ना उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, मतलब राइट अमाउंट ऑफ, क्या कह सकते हो आप, एयर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने आप मर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम मिल्चिंग कहते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल यूज होता है ना फ्रेंड्स उस चीज़ को कवर करने के लिए, उसको हम मल्क कहते हैं। ठीक है, उस मटेरियल को हम मल्क कहते हैं। फार्मस से आपने सुना भी होगा बहुत सारे। फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट है आपका बर्निंग। जैसा नेम बताया है वैसा ही है, आपको कुछ नहीं करना है, उस जगह पे आग लगा देनी है, उस पूरे वीड पे आग लगा दो, साफ हो गया। ये मैकेनिकल मेथड है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, बर्निंग। उस पूरे वीड में आप, सिंपल टर्म है, उस पूरे वीड को आप बर्न कर दो, जला दो, तो आपका वो चीज़ साफ हो जाएगा, फिर वो मेन फील्ड के लिए यानी मेन क्रॉप के लिए वो तैयार हो जाएगा। फ्रेंड चीज इतना तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तरीके हैं जिसकी वजह से आप वीड्स को हटा सकते हो मेन क्रॉप, मेन फील्ड से। ठीक है, फिर सेवन्थ है फ्रेंड्स आपका मैकेनिकल टिलेज। मैकेनिकल टिलेज में क्या होता है फ्रेंड्स, आप मशीनरीज के द्वारा उस पर्टिकुलर जगह से वीड को रिमूव कर देते हो। ओके, रिमूव कर देते हो। अब वो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मशीनरीज तो आ गई है नए नए, जिसकी वजह से आप ये काम आसानी से कर सकते हो, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी बचाती है आपकी। फ्रेंड्स 8 पॉइंट पे आते हैं जो है आपका सॉइल सोलाइजेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सॉइल का जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सारे वीड्स तो एक जैसे टेम्परेचर में नहीं रहते हैं, सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जो हम इतना ज़्यादा सॉइल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना कि कोई भी क्रॉप सर्वाइव ही नहीं कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम तभी करेंगे जब वीड स्टैब्लिश हो गया हो गलती से उस पर्टिकुलर एरिया में, मेन क्रॉप ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉइल का टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ा देंगे, और पर्टिकुलर वीड का टेम्परेचर अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैरेक्टर। जैसा भी होता है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से हम उसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे सॉइल का एक ऐसे लेवल पे जहां पे सॉइल जो है वो प्लांट पैथोजन जो होता है ना, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको बर्न कर देगा। ठीक है, खत्म कर देगा, मार देगा। ठीक है, या जेंटली वीक कर देगा, जिसकी वजह से वो अपने आप मर जाए। ओके, जेंटली वीक मतलब कि कमज़ोर कर देना। ओके ओके, जिसकी वजह से वो अपने आप मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे मेथड्स आपके वीट कंट्रोल के लिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका अपना फ्रेंड्स थिनिंग एंड इट्स टाइप। फ्रेंड्स थिनिंग क्या होता है ये तो आपको पता होगा, आपको प्रवीण सर ने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में बताया होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। थिनिंग फ्रेंड्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ फॉरेस्ट का बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे कुछ और बताया होगा सर ने, प्रवीण सर ने, वो हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन में लिखिएगा। लेकिन अभी जो मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ ये आपको फॉरेस्ट्री में लिखना है। ओके, तो वर्ड्स का प्लीज ध्यान रखें। फ्रेंड्स थिनिंग में क्या होता है, एक ऐसा डिलिकेट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम स्मॉल डायमीटर के ब्रांचेस जो है ना उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, छोटे जो डायमीटर का ब्रांचेस होता है उसको रिमूव कर देते हैं। उसको ऐसे रिमूव किया जाता है कि जो भी ब्रांचेस पैरेलली ग्रो कर रहे हैं ना, या जो नियर बाय या क्लोजली ब्रांचेस होते हैं, उसको हम कंप्लीटली स्पेस दे सके अदर ब्रांचेस से उस पर्टिकुलर कैनोपी में। समझ में आया? ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स के टाइप्स पे। फ्रेंड्स आपको अगर थिनिंग का डिफरेंस समझ में ना आए तो मैं एक बार और बता देता हूँ क्लियरली, आपको स्मॉल सा एग्जांपल देके आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें हम प्लांट को शेप देते हैं। ठीक है, प्लांट को शेप देते हैं, उसके जो ब्रांचेस है ना वो काट के। ठीक है, आप इतने से समझ जाओगे, प्रॉपर शेप देना, ताकि उसका जो न्यू स्टेम ग्रो करेगा ना, तो उसमें जो फ्रूटिंग होगी ना वो अच्छी तरह से हो सके, उसको न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए। ओके, समझ गया। फ्रेंड्स आते हैं इसका टाइप्स पे। तो फ्रेंड्स इसका 4 टाइप है, मैकेनिकल थिनिंग, ऑर्डिनरी थिनिंग, क्राउन थिनिंग
और फ्रेंड्स और है कुछ, जैसे कि फ्री थिनिंग और एडवांस थिनिंग, इसके बारे में बताऊंगा आपको। चलो पहले बताता हूँ मैं आपको मैकेनिकल थिनिंग के बारे में। फ्रेंड्स मैकेनिकल थिनिंग में क्या होता है ना कि एक ऐसा तरह का थिनिंग है ट्रीज का, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ थंब रूल को रिमूव कर देते हैं। अब आप पूछेगा थंब रूल क्या होता है सर। फ्रेंड्स देखिए, थंब रूल कुछ नहीं होता। थंब रूल क्या है कि आपका जो ब्रांचेस होते हैं ना, ब्रांचेस जो टहनियाँ निकली रहती है स्टेम से, बस आप वही समझ लीजिए थंब रूल वही हो गया, उसी को हम हटा देते हैं। यह इस तरह का जो थिनिंग होता है फ्रेंड, उसको हम अप्लाई किए करते हैं यंग प्लांट्स पे, प्लांटेशन पे, ठीक है, जो अभी अभी ग्रो करना स्टार्ट किए हों। ओके। और फ्रेंड्स जिनका कैनोपी जो है ना वो डिफरेंट हो, डिफरेंशिएट हो एक दूसरे से। ओके। मैकेनिकल थिनिंग में यही होता है। ऑर्डिनरी थिनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी थिनिंग का मतलब ये होता है थिनिंग फ्रॉम द बिलो, मतलब कि रूट का जो सरफेस होता है ना फ्रेंड्स, उसके कुछ हाइट के ऊपर से हम लोग, या कुछ हाइट तक ही हम लोग इसको करते हैं, इस प्रोसेस को। ओके। होता क्या है फ्रेंड, इस प्रोसेस में हम जो भी इंफीरियर इंडिविजुअल होता है ना, कमज़ोर तना, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, जो कि एक सप्रेस क्लास में प्रेजेंट हो उस स्टेम में। ओके। और उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या करते हैं ना कि हम जो भी डोमिनेंट क्लास के जो ट्रीज बच जाते हैं ना, सॉरी फॉर दैट, जो भी डोमिनेंट क्लास के ट्रीज बच जाते हैं ना, उसको हम ये करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके। तो सीधी सी बात है, ऑर्डिनेट मैकेनिकल ट्री में हम क्या करते थे कि उसका जो थंब था, थंब रूल, यानी कि जो उसका स्टेम था, तना था, उसको काट देते थे। ऑर्डिनेट रूम में, और सीधी सी बात है, मैकेनिकल थिनिंग जो है वो कुछ ज़्यादा हाइट पे हो रहा है, सरफेस से कुछ ज़्यादा हाइट पे हो रहा है। ओके। लेकिन ऑर्डिनरी थिनिंग में क्या कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, हम सिर्फ सरफेस से कुछ हाइट ऊपर, 2 या 3 इंच ऊपर ही हम ये प्रोसेस करते हैं। ओके। साफ साफ इसमें लिखा है थिनिंग फ्रॉम द बिलो। चलिए फ्रेंड्स थर्ड पे आते हैं, जो है क्राउन थिनिंग। क्राउन में थिनिंग क्या होता है, आप क्राउन जानते हैं फ्रेंड्स, जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, फॉरेस्ट का इजी सा टर्म है, मैंने बताया भी था अपने लेक्चर्स में। फ्रेंड्स इस थिनिंग में क्या करते हैं ना, हम कुछ सेलेक्टिव थिनिंग को अपनाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम प्राइमरी डायरेक्टेड डोमिनेंट ट्री जो होता है ना, प्राइमरी डायरेक्टेड जो डोमिनेंट ट्री होता है, उसको, जो रेगुलर क्रॉप में प्रेजेंट होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो अवेलेबल इंडिविजुअल होता है ना, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ताकि आपका सारे के सारे क्राउन रिलेटेड क्रॉप्स ही अवेलेबल रहे, ठीक है, बाकी सब रिमूव हो जाए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें मैं ठीक तरह से इसको डिफाइन नहीं किया। जो डिफिनीशन है ना, जो डिफिनीशन है उसी को आप एग्जामिनेशन में लिख दीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होता है, रेयर का चांसेस होता है आने का। ओके। अगर आ जाए तो गुड, अगर नहीं आए तो नो डाउट कुछ नहीं होगा। ओके। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, वो है अपना फ्री थिनिंग। फ्रेंड्स फ्री थिनिंग को आप दूसरे नाम से भी जानते हो, जिसको हम कहते हैं क्रॉप ट्री रिलीज रिमूव। जैसा नाम है वैसा काम है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, कुछ सेलेक्टेड ट्रीज जो कि क्राउन पोजीशन के रिगार्डिंग, कुछ सेलेक्टेड ट्रीज को हम ही चुनते हैं और उसका कटाई छटाई करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री थिनिंग। ओके। एडवांस थिनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट जो है एडवांस थिनिंग, उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी एक रेगुलर क्रॉप उठाते हैं और उसको एंटीसिपेट करते हैं पर्टिकुलर सेपरेशन में। एंटीसिपेट मतलब पार्टिसिपेट, जस्ट लाइक दैट। ओके। किसी भी रेगुलर क्रॉप का हम थिनिंग करते हैं। फ्री थिनिंग में क्या था कि हम स्पेशलाइज बेस्ड ऑन क्राउन पोजीशन उसको सेलेक्ट करते हैं, उस ट्री को, और फिर थिनिंग करते हैं। लेकिन एडवांस थिनिंग में क्या होता है, हम किसी भी रेगुलर क्रॉप को फॉरेस्ट में जो अवेलेबल है उसको पकड़ के थिनिंग कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। ओके। इट्स जस्ट लाइक दैट। चलिए आते हैं फ्रेंड्स आपके नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ ट्री मेथड, जो कि आपका फर्स्ट है सिंगल पोल, और उसके बाद आपका
सॉरी 2 बार लिखा गया, एक है शैडो मेथड और एक है सिंगल पोल मेथड। मैं दोनों बताऊंगा फ्रेंड्स, लास्ट में बताऊंगा आपको इसके बारे में, क्योंकि इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज़ बने रहे हमारे साथ। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है अपना ज्योमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स। स्पेलिंग थोड़ा गलती हो सकता है, प्लीज़ ध्यान दें फ्रेंड्स। ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल पे आते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल बताता क्या है ये मैं पहले बता दूं फ्रेंड्स। ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच, सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच। किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम जियोमेट्रिक प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो उसके बारे में मैंने इस नीचे पॉइंट्स में बताया है, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बस आपको जानकारी के लिए रखना है, ओके। जियोमेट्रिक प्रिंसिपल का असली डिफिनेशन ये है, ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। और नीचे का जो मैंने जैसे बताया कि ये पॉइंट जो मैंने मेंशन किए हैं नीचे, ये आप खुद से पढ़िए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब मैं समझाऊंगा। बहुत इजी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, और अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वरना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं कोई भी डाउट सेशन के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अपना जियोमेट्रिक प्रिंसिपल। होता क्या है फ्रेंड्स, जियोमेट्रिक प्रिंसिपल जो है ये डिटरमाइन करता है आपके एंगल्स को। एंगल्स इंसिडेंट्स क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, उसको डिटरमाइन करता है। और फ्रेंड्स इस नीचे जो पैराग्राफ में लिखा हुआ वो साफ साफ यही लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है, ओके। A1 और A2 जो यहाँ पे मेंशन रहता है इस मीटर में, उसके बारे में ही मैंने बताया है ऑल ओवर दी डिफिनीशन में। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ये आप खुद से पढ़िए। मैं दोनों टॉपिक को इसलिए आपको दे रहा हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि ऐसा बात नहीं है मैं समझा नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार ट्राई करें। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, वैसे ही इसके लिए एक अलग से वीडियो 2-3 मिनट का छोटा सा मैं बना दूंगा उसके लिए, और आपको डिफाइन कर दूंगा। लेकिन आप प्लीज़ एक बार खुद से ट्राई कीजिए पढ़ने का, ताकि मैं भी आपको इजीली समझा पाऊँ। ये एक लेंथी प्रोसेस है क्योंकि आपको बस इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है, तो अगर आप नहीं भी जानकारी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अबाउट दैट। आपको बस जानकारी रखने के लिए इस क्वेश्चन को दिया जाता है, ओके, कि क्या आपको ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल या उसके बारे में पता है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका मेथड्स, कि कैसे आप किसी भी ट्री का एज डिटरमाइन कर सकते हो, ओके। फ्रेंड्स इसमें टोटल 4 मेथड है, जिसमें से पहला मेथड है आपका मेजरिंग ट्रंक ऑफ द ट्री। और नीचे जो ये दिए हुए हैं ना, ये तीनों प्रोसेस दिए हुए हैं इसके कैसे करने हैं, ओके। मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया आपको। फ्रेंड्स पहला प्रोसेस में क्या करते हैं, आपको पहला प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो भी ट्री का सरकमफ्रेंस है ना उसको मेजर करते हैं, उसके ब्रिज का हाइट को, यानी कि देखिए आप देख पा रहे होंगे पहला डायग्राम में, यहाँ देख पा रहे होंगे कैसे हमने किया, इसलिए मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। बी पे आते हैं फ्रेंड्स। बी सेकंड प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, कि हम क्या करते हैं, जो भी ट्रंक का डायमीटर होता है ना और रेडियस होता है ना उसको नापते हैं, जैसा आप सेकंड डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है ऑप्शन सी। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी आपका 1/4 होता है ना उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 0.64 से लेके 2.54 तक, ओके। और फिर उसका जो बार्क बचता है ना, ये इसका इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इस अकाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है ताकि इसका रियल वैल्यू आ पाए। और जो भी वैल्यू आ गया ना फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी उसके नियर 4 ट्रीज होते हैं, इस पेड़ के पास जो भी 4 ट्रीज होते हैं, ठीक है, उसको उसका एवरेज ब्रेथ निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये ट्रीज में नहीं देखा जाता, सॉरी फॉर डैट। हम क्या करते हैं, इसी ट्री में क्या करते हैं, उसका रेडियस देखने के बाद उसका ब्रेथ देखते हैं कि कितना उसका एवरेज ब्रेथ है, और फिर कैलकुलेट करके जो वैल्यू आता है ना, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना आया है, 1/5, ओके। ये इसका ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है। तो ये पहला प्रोसेस है फ्रेंड्स, हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ट्री का एज क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फ्रेंड नेक्स्ट प्रोसेस में जो है आपका काउंटिंग ब्रांच वर्ड्स, ओके। फ्रेंड्स इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, पेड़ के जो तने होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, उसके मदद से पता करते हैं कि कैसे किसी भी ट्री का एज क्या है, ओके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट इसके स्टेप्स पे। पहला स्टेप ये है फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड्स है
वर्ड्स यानी कि आपके ये देखिए, ये डायग्राम में जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो ब्रांचेस निकल के हैं, इसको हम वर्ड्स कहते हैं। ओके, इनके जो वर्ड्स है फ्रेंड्स, उनको हम काउंट करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज ऑफ कॉन्फ्रेंस में इसको एस्टिमेट किया जाता है। यानी कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है डायग्राम में ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10। इसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं फ्रेंड, इसको हम एस्टिमेट करते हैं नंबरिंग के द्वारा। ओके, ये करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम काउंट करते हैं कि कितने रोज ऑफ ब्रांचेस जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं सेम हाइट पे। जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे देखिए सेम हाइट पे, एक ही हाइट पे यहाँ से 1 2 3 4 चार ब्रांचेस निकले हुए हैं। ओके, इसी को हम काउंट करते हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम कोई भी स्टब्स को इंक्लूड, स्टब्स या आप नॉब्स बोल सकते हो, उसको जो बोलना चाहो उसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द ट्रंक के। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको हम इंक्लूड करते हैं। ऊपर तो ये वाला पोर्शन तो हमने काउंट कर दिया, इसको भी इंक्लूड करते हैं कि एक स्टेम, एक पर्टिकुलर जगह से कितने सारे स्टेम को काटा गया है। 1 2 3 4, चार आप देख पा रहे हैं। ओके, एक पीछे है। तो फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वो ये है, फोर्थ स्टेप वो ये है फ्रेंड्स, क्या हम कहते हैं कि हम जितने भी 2 या 4 साल के जो सीडलिंग ग्रोथ में लगा होगा टाइम, उसको ऐड कर देते हैं। तो जितना आया ना फ्रेंड्स, जितना आया ना, जैसे 12 साल, तो वो उसका एज हो गया। 12 साल उस पर्टिकुलर ट्री का एज हो गया। ओके, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस सिर्फ आपको जानना है। ओके, अगर स्टेप्स लिखने हैं तो ये बेहतर मेथड है। बाकी ऑल अबाउट यू, अगर आप और इजी मेथड बना सकते हो उसको तो अच्छी बात है। आ जाए फ्रेंड्स थर्ड तरीके पे। डोंट वरी ऑफ द डायग्राम, डायग्राम नेक्स्ट पेज में है, इसका चिंता मत कीजिए, इसका मैंने ख्याल रखा है। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट जो है वो आपका काउंटिंग रिंग्स ऑन अ कोर सैंपल। जो भी कोर सैंपल होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं पिक्चर में बताऊँ, कोर सैंपल जो होता है फ्रेंड्स उसको हम काउंट करते हैं। पहला स्टेप इसमें क्या करते हैं ना फ्रेंड्स कि हम जो कोर सैंपल होता है उसको लेते हैं और किसी भी लिविंग ट्री का, और उसको इंटरसिमेट बोर करते हैं। ठीक है, कैसे करके मैं बताता हूँ। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ना, ये पहला में, हाँ सही बोल रहे हो, ये जो पहला में आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो इसको लेते हैं। ठीक है, मैं स्टेप्स नहीं बताता, स्टेप के थ्रू नहीं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ लिखने लिखने वाला जो है, मतलब ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर पढ़ने जाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, आपको ज़्यादा इजीली और बिना डाउट किए समझ में आएगा। फ्रेंड्स करते हैं क्या है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं, इसको ऐसे पेड़ में गाड़ते हैं, तब तक गाड़ते हैं जब तक ये इसके सेंटर पे ना पहुंच जाए। ठीक है, सेंटर पे ना पहुंच जाए, और इसको जैसा डायरेक्शन बताया है ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, तब तक घुमाते हैं जब तक ये पूरे अंदर ना पहुंच जाए। देखिए, या पूरी कोशिश की गई है कि इसको अंदर पहुंचाया गया। जब अंदर पहुंच पहुंच जाता है ना फ्रेंड्स, तब क्या किया जाता है ना कि इसका जो जो पोर्शन अंदर पहुंचा है ना, ये जो पोर्शन अंदर पहुंचा, तो क्लियर कर देता हूँ आपको। ये जो पोर्शन अंदर पहुंचा ना, ये इसको निकाल लिया जाता है, और निकाल के ये दिखाया जाता है कि इसमें जो नंबर ऑफ रिंग्स, देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे तो क्लियरली डायग्राम नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके सरफेस पे एक बहुत ही पतला सा, सॉफ्ट नहीं होता तो हार्ड सरफेस होता है, और रिंग्स बने होते हैं बहुत छोटे छोटे। और वो रिंग्स जो होते हैं ना, वो ये डिटरमाइन करने के लिए होते हैं कि पेड़ का एज कितना है। जितने ज़्यादा रिंग अंदर गए हैं, इसका मतलब उसके सेंटर तक पहुंचने तक जितने ज़्यादा रिंग अंदर गए हैं, उतना ज़्यादा उसका पर्टिकुलर पेड़ का एज हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी वही बताया है कि देखिए लास्ट में क्या होता है, काउंट द रिंग्स ऑन द कोर सैंपल। कोर सैंपल जो है ना, यहाँ पे ये आखिरी वाला डायग्राम, कोर सैंपल पे जो आपका रिंग कितने बन गए हैं, कितने हैं, वो अगर आप काउंट कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर ट्री का एज कितना है। ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? नहीं तो आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो कि कैसे इसको किया गया है, और अगर आप एक बार बस स्टेप पढ़ लोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आते हैं फोर्थ और आखिरी टाइप पे, मतलब मेथड पे, जिससे हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं ट्री का। वो ये है फ्रेंड्स कि सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, रिंग्स या जो रिंग्स जो स्टैम्प प्रेजेंट होते हैं उसको काउंट करके भी आप एज बता सकते हो। इजी मेथड है। पहले में क्या करते हो, फिर आप एग्जामिन करते हो किसी भी रिंग का, सॉरी, किसी भी रिंग जो कि एक्सपोज स्टैम्प पे है, ये
इसको आप एग्जामिन करोगे, मतलब देखेंगे कि कैसा है ये, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, सैंड पेपर से, यानी कि जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सैंड पेपर से आपको क्या करना है, उस सिस्टम को, उस रिंग को क्लीन कर लेना है, ताकि आपको जब नंबरिंग करना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। ओके, उसके बाद क्या करोगे ना फ्रेंड्स, आप जो क्या करोगे, जितने भी रिंग्स है ना, जितने भी रिंग्स बने हुए हैं उसको आपको काउंट करना है, ठीक है, उस पिट में, ठीक है, उस बार्क का पिट में जितने रिंग्स बने हुए हैं यहाँ पे उसको काउंट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे नंबरिंग करके काउंट किया जाता है, आप हाथ से भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से काउंट करने के बाद जितने रिंग्स काउंट हो रहे हैं उतना उसका एज हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसे इसको काउंट किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स मेथड से कैसे आप किसी भी ट्री का एज डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपना, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि एग्रोनॉमी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है अपने लेक्चर्स में, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रीज, सर्ब्स, साथ ही साथ कुछ और क्रॉप्स का भी, और लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर सिस्टम में इसका हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे हम ट्री भी उगाएं, शर्ब भी उगाएं, लाइव स्टॉक का भी ध्यान रखें, साथ साथ कुछ अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी मेंटेन रखें उस पर्टिकुलर इन एग्रीकल्चर सिस्टम में, उसको कल्टीवेट करें, उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ठीक है, किसके बीच में, किसी भी दो कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। ये आपका एमिंग भी है, एक एमिंग जो आप अचीव कर सकते हो, ताकि आपका जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है पर्टिकुलर फॉरेस्ट में वो कम हो सके और मेंटेन रहे, और सोशली आप बहुत सारे प्रोडक्टिव आउटपुट्स निकाल सको, ओके, पर्टिकुलर लैंड से। और ताकि उससे उससे क्या होगा कि किसी भी लैंड में आपका जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल बन पाए, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरा बात। तो फ्रेंड्स चलिए, आपको एग्रो फॉरेस्ट्री समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सिर्फ एडिशनल के लिए हैं, ओके। अगर आप नहीं भी इंक्लूड करना चाहो एग्जामिनेशन में तो गुड, अच्छी बात है, नहीं तो आप सब समझने के लिए रख लो इसको। फ्रेंड्स के इंपॉर्टेंस पे आते हैं। पहला, इसमें टोटल मैंने 4 इंपॉर्टेंस लिखे हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस ये है फ्रेंड्स कि ये जो है ना एग्रो फॉरेस्ट्री, वो हमें लैंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, समानताएं बढ़ा सकते हैं, बैलेंस बढ़ा सकते हैं, एज वेल एज इसके साथ साथ हम जो भी सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भी मेंटेन करके रख सकते हैं। पहला पॉइंट यही बता रहा है आपको। सेकंड पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि जो भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको ये इंकरेज करता है एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। और जो भी डिग्रेड्स लैंड्स हैं, ठीक है, उसको मेंटेन और ह्यूमन एक्टिविटी के लिए बनाने के लिए ये हमें इंस्पायर करता है, बताता है तरीका कि कैसे हम किसी भी जो लैंड डिग्रेड हो गया है, खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको हम कैसे फर्टाइल या फिर क्रॉप के लिए ग्रो करने लायक बना सकते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का यूज करके। ओके, सेकंड पॉइंट में ये बताया। आते हैं फ्रेंड्स आपके थर्ड पॉइंट में, ये है कि फ्रेंड्स बहुत सारे आपके इकोनॉमिक हो गए, इन्वायरमेंटल हो गए या सोशल फंक्शन को कंबाइन करके एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्रोफॉरेस्ट्री का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करता है किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। देखिए सस्टेनेबल का मतलब होता है समांतर डेवलपमेंट, यानी कि उस इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से सब विकास से सबका भला हो, ठीक है, इसका मतलब ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहना चाह रहा है। फोर्थ पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जो भी मैनेजमेंट या इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल क्वालिटीज हैं, ठीक है, उसको आप इन्फेस कर सके, यानी कि टैकल कर सके, ये भी हमें ये पर्टिकुलर एग्रो फॉरेस्ट्री टर्म बताता है, ठीक है। एक्चुअली क्वालिटी के बाद कुछ नहीं है, इस डैट को प्लीज अपने नोट से हटा दीजिएगा, मैंने इंक्लूड कर दिया है, प्लीज को हटा लीजिएगा, यहाँ एक्चुअली फुल स्टॉप होगा, ठीक है। 2 पॉइंट मिक्स करने का कोशिश कर रहा था लेकिन आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा ये पॉइंट, इसलिए मैंने आसान बनाने के लिए यहीं तक रहने दिया। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक भी हो गया आपका। नेक्स्ट है एली क्रॉपिंग, टैगिंग सिस्टम और शिफ्ट कल्टीवेशन। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ओके बाद, ठीक है, उसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, जैसे मैंने बताया। मैंने फ्रेंड्स
थर्ड और फोर्थ यूनिट इसको टोटली कवर कर दिया है आपका। अगर आपको उसके बाद भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस टर्म की ओर रुख करते हैं, जो कि अपना एले क्रॉपिंग, टगिंग सिस्टम और शिफ्ट कल्टीवेशन। फ्रेंड्स, एले क्रॉपिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी ट्रीज है ना, सॉरी, जो भी ट्रीज हैं उसको हम प्लांट करते हैं रोज में, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा वाइड स्पेसिंग रखते हैं किसी भी दो ट्री के बीच में, दो पेड़ों के बीच में, ठीक है। और क्रॉप जो है, जो ग्रो करते हैं, उनको किसी भी दो रो के बीच में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, देखिए डायग्राम में बता दूं, ऐसा होता है, ये कोई फील्ड है, ठीक है। ऐसे क्रॉप्स होते हैं, ओके। किसी भी दो प्लांट के बीच में ना ज़्यादा डिस्टेंस रखा जाता है, मिनिमम डिस्टेंस रखा जाता है, ताकि जब भी पेड़ ग्रो करे ना तो उसमें प्रॉपर स्पेसिंग रहे, ठीक है। साथ ही साथ वो अच्छी तरह से, देखिए किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। स्टार्टिंग में तो नहीं चाहिए होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, अच्छी प्रॉपर हाइट तक आ जाएगा, उसके बाद उसको फैलने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसमें दिक्कत ना हो इसलिए हमने एलो क्रॉपिंग का अपनाया है, जिसमें हम प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर दो क्रॉप में, एक रो में, ओके फ्रेंड्स। मैं टैगिंग सिस्टम बताता हूँ। टैगिंग सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक आप ये सकते हो एडवांटेज है, ठीक है। किसके लिए, वो उन ट्राइबल पीपल्स के लिए जो फॉरेस्ट का देख रेख करते हैं, ओके। होता क्या है ना फ्रेंड्स, इस ये एक विलेजर्स द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ सिस्टम है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट में जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, जो प्लांट करते हैं, देखभाल करते हैं फॉरेस्ट का, उनको ये राइट होता है, मतलब हक दे दिया जाता है कि वो कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। कब कल्टीवेट कर सकते हैं, सही क्वेश्चन। उनको तभी कल्टीवेट कर सकते हैं जब फॉरेस्ट का अर्ली स्टेज प्लांटेशन का स्टैब्लिश होने वाला हो, यानी कि अब पेड़, मतलब अब फॉरेस्ट तैयार हो ग्रो करने के लिए, ठीक है। उसमें से आपने जितने चीज कंज्यूम कर लिए, लकड़ी, फ्यूल, फूड, अब वो पेड़ का मरने का समय आ गया। जब वो पेड़ मर जाएगा ना, तो पेड़ के मरने के बाद जो स्टैब्लिशमेंट का राइट होता है, पेड़ लगाने का राइट, वो ट्राइबल पीपल के पास रहता है, ठीक है। इस टैगिंग सिस्टम में यही बताया गया है। वो कब तक रहता है, जब तक उस फॉरेस्ट में वो पेड़ खुद से एक पर्टिकुलर एज अटेंड न कर ले, यानी कि हाइट अटेंड न कर ले, तब तक ये टैगिंग सिस्टम का स्टैब्लिश रहता है। चलिए फ्रेंड्स, आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुछ नहीं है फ्रेंड्स, होता क्या है कि ट्राइबल पीपल्स क्या करते हैं ना, कि एक जगह क्रॉपिंग किया उन्होंने, कल्टीवेशन किया, फिर अलग दूसरी जगह चले गए, उन्होंने वहाँ पे कल्टीवेशन किया, फिर तीसरी जगह चले गए। ऐसे करते 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 वो अलग अलग जगह पे एक क्रॉप को उगाते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ उन्होंने कल्टीवेशन कर लिया है, वो दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पे वो बसेरा नहीं करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब यही होता है। डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, साफ साफ मैं बता दूँ। ये एक एग्रीकल्चर सिस्टम है फ्रेंड, जिसमें क्या होता है कि हम प्लॉट्स को लेते हैं, ठीक है, लैंड के प्लॉट्स को लेते हैं और उसको टेम्पररी कल्टीवेट कराते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर लैंड में कुछ क्रॉप को हम कल्टीवेट कराएंगे कुछ समय के लिए। जैसे ही कल्टीवेशन खत्म हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या करते हैं, उस जगह को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ओके। और जो भी वेजिटेशन प्रोसेस है वो होते रहता है उस पर्टिकुलर लैंड में, यानी कि अब ये समझ लीजिए ना, हार्वेस्टिंग करने के बाद ट्राइबल पीपल्स को उस लैंड से कोई नहीं ध्यान देना नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं कि उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, या उसमें सॉइल इरोजन हो रहा है, या उस सॉइल को कितना डिस्टर्ब किया गया है इस क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट द्वारा, कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से छोड़ दिया जाता है, उस ग्राउंड को फ्रीली छोड़ के कहीं और जाया जाता है किसी और लैंड में, और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया है। कल्टीवेशन करना वो शिफ्ट करके, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर लैंड पे स्टैब्लिश नहीं करना। आजकल के फार्मर्स क्या करते हैं कि एक ही लैंड पे बहुत सारा सीजनल वाइज क्रॉप उगाया जाता है, लेकिन ट्राइबल पीपल्स क्या करते थे पहले समय में, अभी भी कहीं कहीं करते हैं आदिवासी लोग, जहाँ पे कल्टीवेशन हो गया है उस लैंड को छोड़ के किसी और लैंड में कल्टीवेट करना, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बड़े आलसी थे, काम ही नहीं करना चाहते, मेंटेन ही नहीं करना चाहते सॉइल को। तो फ्रेंड्स चलिए, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऑल पे, ताकि आपको नए से नए लेक्चर वीडियोस मिलते रहें।
और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस नेक्स्ट कौन से कमिंग सब्जेक्ट का आपको चाहिए फोकस बैच। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है, तो आपको जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा जिस सब्जेक्ट का, उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं फोकस बैच बना दूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया हर वीडियो में कि मैं 2 वीडियो लेक्चर करूंगा किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिसमें मैं एक वीडियो में 2 लेक्चर 2 यूनिट कवर कर दूंगा, जिसकी वजह से आपका खत्म हो जाए। ओके, तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिसकी वजह से हमें मदद मिले और हम इम्प्रूव कर सके खुद को। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे, जैसे मैंने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं, या फिर कोई और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट सब्जेक्ट में जो आपका द्वारा बताया गया होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा।